करते हैं आज का सेशन। सो हेलो एवरीवन, मैं मयूर चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज यूनिट 9 की एमसीक्यू की सीरीज, है ना। और इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इनके सभी डायमेंशन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, है ना। जुड़ जाइए फटाफट, और जो भी लोग आने वाले हैं फटाफट जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या था उसे देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि, पहले पेन ले लें अपना। चलिए, हाँ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम यूनिट इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि सिस्टम यूनिट एक्चुअल में होता क्या है। तो सिस्टम यूनिट की हम जब भी बात करते हैं तो आपने सीपीयू देखा होगा, ये आपको यहाँ पर अपना सीपीयू दिखाई दे रहा है ना। ये जो सीपीयू है इसमें जितनी भी चीजें इंस्टॉल होती है, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, ये सब चीजें आती है हमारी सिस्टम यूनिट के अंदर। तो इसमें यहां पर यही पूछा गया था कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है उन्हें संजो कर रखता है, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और यही है उसका मेन फंक्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि सिस्टम यूनिट क्या है तो आप इसका आंसर आसानी से लगा पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विच कंपोनेंट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द ब्रेन और इंजन ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, है ना। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है ना। ब्रेन माना जाता है या फिर इंजन भी हम उसे कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखिएगा, है ना। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें वहां पर दी जाती है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पहला जो कमर्शियल सीपीयू था वो इन्वेंट किसने करा, तो इनका नाम याद रखिएगा यहाँ पर, फेडरिको फैगिन। क्या नाम इनका, फेडरिको फैगिन जो है, उन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, एक कमर्शियल सीपीयू का निर्माण किया था, इन्वेंट किया था और मार्केट में अवेलेबल करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा रैम होता है, रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो ये जो मेमोरी होती है इसका मुख्य कार्य क्या है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, स्टोर करना डेटा, जिसे क्विकली यूज करना हो, है ना। हम रैम में वो सभी डेटा को स्टोर करते हैं जो हमारे सिस्टम को तुरंत यूज करना होता है, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। इसलिए जो रैम होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड में जो भी हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, तो हम उसके लिए अपनी रैम को अपग्रेड करने का काम करते हैं, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर क्विकली यूज करने के लिए जो डेटा स्टोर किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो रैम है उसका मेन वर्क हो जाता है। ये एक प्रकार की टेम्पोररी मेमोरी बैंक होता है। Where your computer stores data, it need to retrieve quickly, है ना। तो जैसे ही क्विकली रिट्राइव करने के लिए जो डेटा सेव करना पड़ेगा वो कहां सेव कर सकते हैं, हम अपनी रैम में सेव करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट टुगेदर। तो जो मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का, आपने सभी ने देखा होगा, इस प्रकार से जो मदर बोर्ड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये चीजें बनी होती है ना। ये सब चीजें आपने देखी होगी। जो हमारा मदर बोर्ड होता है वही क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारा। क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है, राइट। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो मदरबोर्ड है वही हो जाएगा आंसर। मदरबोर्ड कैसा होता है, द फर्स्ट मदरबोर्ड की अगर मैं बात कर लूं, जिसे पहले क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा, इसे प्लानर या फिर इसे ब्रेड बोर्ड भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं, आईसी होती है, चिप्स होती है, ये सब इसी के ऊपर इंस्टॉल होता है। और इसे सबसे पहली बार अगर किसी ने बनाया था तो वो बनाया था किसने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने, मतलब आईबीएम नाम की कंपनी ने इसकी जो है इन्वेंशन किया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसे ब्रेड बोर्ड भी कहा जाता है, प्लानर भी कहा जाता है, और यही होता है हमारा मदरबोर्ड, जहां पर क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट जो सर्किट होते हैं प्लेस्ड किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। तो कौन सा डिवाइस हमें चाहिए होता है जिससे जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन हुई है वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो सके। तो आपको पता ही कि भाई जो मॉनिटर होगा वही क्या करता है, हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो सिस्टम में जो भी हमने चीजें प्रोसेस करी, जो भी डेटा प्रोसेस हुआ वो यहाँ पर बताता है, और इसे हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमसे ये भी पूछा सकता है कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कंप्यूटर या फिर अगर हम बात करें 9th यूनिट की, तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की संभावना होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसे वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, और यही होगा हमारा क्या, मॉनिटर, जिसपे हम क्या करते हैं, सारा प्रोसेस डेटा देख पाते हैं।
चलिए ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं कि व्हाई इज द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिडर्ड नेचुरल फॉर कंप्यूटर। यहां पर कह रहे हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर के लिए नेचुरल क्यों कंसिडर किए जाते हैं। ये इसलिए नेचुरल कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें दो ही स्टेबल कंडीशन होती है, एक होती है 0, एक होती है 1। आप इसे ऑन ऑफ के हिसाब से देख सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो इसी लैंग्वेज में क्या करता है, काम करता है ना। उसमें जो भी हम चीजें डाल रहे हैं, जो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाल रहे हैं, वो सब इस फॉर्म में जाकर कन्वर्ट हो जा रही है और वो उसी के बेसिस पर काम कर रहा है। इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि कंप्यूटर ओनली हैव 2 स्टेबल स्टेट्स इन देयर कंपोनेंट्स। तो जो उनके घटक होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही स्टेबल स्टेट होती है जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पर काम करती है, मतलब 0 और 1 पर काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर कैन द ओरिजिनल आस्की कोड रिप्रेजेंट, है ना। आस्की कोड आप सभी ने शायद सुना होगा। इस आस्की कोड जो है इसे अमेरिका ने डेवलप करा था और इस आस्की कोड का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। ये होता है अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो जो आस्की कोड है वो एक्चुअल में क्या है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए यूज किया जाता था। पहले इसका कई सिक्योरिटी पर्पस में भी यूज किया गया, साथ ही साथ में जो टेलीग्राफ वाली चीजें हैं उसमें इसे यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आस्की की बात, आस्की कोड की बात। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर होते हैं ओरिजिनली आस्की कोड में। तो ध्यान रखिएगा 128 कैरेक्टर, 128 कैरेक्टर जो है वो बनाए गए थे इस आस्की कोड के लिए। इसी के माध्यम से क्या करते थे हम, इसे ही टाइप करके भेजा करते थे, जो टेलीग्राफ में डिकोड कर फिर उसे पढ़ा जाता था, है ना। तो 128 कैरेक्टर हो जाएंगे। और ये कितने बिट का हुआ करता था, ये 7 बिट का हुआ करता था ओरिजिनली। उसके बाद में 8 बिट का भी आया है और इस प्रकार से चीजें धीरे धीरे करके डेवलप भी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर्मेट इज नॉट कंपेटेबल विद आस्की, है ना। तो यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आस्की के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो मैं आपको यहां पर इसका आंसर बता देता हूं कि जो EBCDIC है ना। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो हम यहां पर ये देख लेंगे। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये भी जो एनकोडिंग्स होती है ना, ये भी उसी चीज से रिलेट करता है। और जो आस्की है और EBCDIC है वो क्या है, वो लगभग सिमिलर है, पर इनकी जो कोडिंग वाली चीजें हैं, जो कोड होते हैं इनके, वो दोनों डिफरेंट होते हैं इनके कैरेक्टर। इस कारण ये एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना। क्या हो गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। कंपेटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर कोड्स मेक देम इनकम्पेटेबल, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि वाई आर नैंड एंड नॉर गेट रेफर टू एज द यूनिवर्सल गेट इन डिजिटल सर्किट। अब देखिए क्या होता है, हमारे ना क्लासिफिकेशन किए गए बहुत सारे गेट्स हमें पता है ना, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे गेट होते हैं। ये जो गेट होते हैं उसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं उनके हिसाब से इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है। अगर हम बात करते हैं बेसिक गेट की तो 3 बेसिक गेट होते हैं, पर अगर हम यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं तो 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं। वो होता है क्या, नैंड गेट और नॉर गेट, है ना। अब इन्हें क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, इस चीज की हम बात करें तो यहां से हमारे ऑप्शन से इसका आंसर आसानी से निकल आएगा, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी टू इंप्लीमेंट एनी डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, किसी प्रकार का जो डिजिटल सिस्टम है उसे इंप्लीमेंट करने का काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दे हैव द एबिलिटी टू इंप्लीमेंट एनी डिजिटल सिस्टम। अब अगर हम बात करें इंडिविजुअली, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअली यूज टू हार्डवेयर इंप्लीमेंट एनी लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो ये किसी प्रकार का जो भी लॉजिक सर्किट है उसे इंप्लीमेंट करने में इसे यूज किया जाता है इंडिविजुअली, और यही होता है हमारा क्या, नैंड और नॉर गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर से एक गेट का प्रश्न है कि विच गेट्स आर कंसिडर्ड द बेसिक गेट्स इन डिजिटल सर्किट। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास कितने 3 बेसिक गेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहां देखिएगा ये होते हैं कौन कौन से, आप जब इस पे आ जाएंगे तो ये होते हैं एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। कौन कौन से, एंड और नॉट जो होंगे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। एंड और जो नॉट गेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये है बेसिक गेट्स। ये जो ऑल डिजिटल सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली 3 बेसिक लॉजिक गेट। तो जितने भी डिजिटल सिस्टम बने होते हैं, जितने भी डिजिटल सिस्टम इंप्लीमेंट होते हैं, वो सब इन्हीं के बेसिस पर बनाए जाते हैं। वो नॉर भी हो सकता है, नैंड भी हो सकता है, जो भी होगा वो किसके बेसिस पर बनाया जाएगा, इन्हीं 3 के बेसिस पर बनाया जाएगा, एंड और नॉट के बेसिस पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, जब बात करी जाए कि रेडियो स्टेशन पहला कब बना था, है ना, हमसे ये नहीं पूछा गया कि सबसे पहली बार ब्रॉडकास्ट कब किया गया था। अगर हम बात करेंगे सबसे पहली बार ब्रॉडकास्ट कब किया गया,
तो वो 1923 में किया गया था। पर जैसे ही हम आते हैं कि ये बना कब सबसे पहली बार, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1927 में हुआ था। तारीख कितनी थी, 23 जुलाई 1927 में। जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, मतलब क्या है, आईबीसी, ये एक्सिस्टेंस में आई थी जुलाई 23 1927 में, जो कहां पर है, मुंबई में है। और अगर हमने बात करी किसकी, कि पहली बार ब्रॉडकास्टिंग कब हुई, तो जून 1923 में हुई थी। इसके 13 साल बाद क्या होता है, इसके 13 साल बाद AIR ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है। ठीक है, लगभग 13 साल बाद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ रेडियो व्हेन इट वाज विजुअलाइज्ड इन 1917। तो देखो, जब सबसे पहली बार रेडियो आया था तो यहां पर आपको सोचना होगा कि उसका मेन पर्पस क्या था, उसे इन्वेंट क्यों किया गया, या फिर उसे सबसे पहले किस लिए यूज किया जाता था। तो जो रेडियो है उसे एक्चुअल में जो अमेरिका है उसने सबसे पहले यूज करना चालू करा, और जब वॉर वाली वहां पर कंडीशन में नहीं थी तब उसे यूज किया गया था। आपने एक चीज सुनी होगी शायद कि जो युद्ध होते हैं वही आविष्कार की जननी होती है, और इन युद्ध के टाइम पर, वर्ल्ड वार के टाइम पर खासकर, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है हमारी लाइफ के जो उस समय पर इन्वेंट हुए हैं। तो ये जो यूएस मिलिट्री है वो इसे यूज किया करती थी, कहां पर, वॉर वाली कंडीशंस में, है ना, किस लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्ञानवाणी। आपने ज्ञानवाणी का नाम सुना होगा, है ना, 105.6 जो है वो क्या हो जाता है, ज्ञानवाणी हो जाता है। और ये जो ज्ञानवाणी है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअल में करता क्या होगा। ये एक प्रकार का एक रेडियो चैनल है जिसपे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब उस पर चलती रहती है कंटिन्यूसली, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पर बाकी सर्विसेज इजिली अवेलेबल नहीं हो पाती थी। इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, और शुरुआत कब करी थी, सन 2000 में करी थी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया, इसका मेन पर्पस हो गया कि ये डेडिकेटेड एफएम चैनल है एजुकेशन ब्रॉडकास्ट के लिए, 105.6, इसे याद रखिएगा। लॉन्च किसने किया है, तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इग्नू के नाम से जिसे हम जानते हैं, अपनी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसने इसे लॉन्च करा था। और सबसे पहली बार जो इसका एयर हुआ था प्रोग्राम, वो हुआ था मार्च 2000 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां देखते हैं कि डिवाइस दैट कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड फॉरवर्ड। यहां पर एक चीज आ गई कि फॉरवर्ड डेटा to device that need to receive it rather than broadcast to all the connected network। एक्चुअल में यहाँ पर ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो डिवाइस होते हैं, बहुत सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज काम कर रही है जो क्या करता है कि उसे ये मालूम है कि सिर्फ इसे ही ये डेटा भेजना है। ये डेटा किसे भेजना है, ये डेटा सिर्फ इसे भेजना है। तो इसका काम करेगा हमारा कौन, नेटवर्क स्विच जो होता है वो इसका काम करता है। वो इस चीज का, इस मैक एड्रेस का चुनाव करता है और क्या करता है, हमें ये बताता है कि भाई इस जगह पर ये चीज जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं आंसर की बात कर देता हूं तो ये हो जाएगा नेटवर्क स्विच। ठीक है, नेटवर्क स्विच का काम यही है कि ये सही लोकेशन पर क्या करेगा, डेटा को फॉरवर्ड करने का काम करेगा, ना कि ब्रॉडकास्ट करने का काम करेगा सभी के पास में। ठीक है, तो नेटवर्क स्विच कनेक्ट डिवाइस विद इन अ नेटवर्क ऑफन local area network और LAN and forward data packets to and from those devices। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड करने का काम कर रहा है उन डेटा पैकेट्स को। ठीक है, आप होप समझ गए होंगे कि क्या होता है नेटवर्क स्विच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अ वेरी कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस, है ना, अगर ये बहुत ज्यादा कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, बहुत सारी इनपुट डिवाइस होते हैं, उसमें से एक कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका आविष्कार किसने किया है, जिसका आविष्कार किया है डगलस एंजलबर्ट ने। तो जो डगलस एंजलबर्ट ने जो आविष्कार किया है वो किसका किया था, तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो माउस होता है हमारा, क्या होता है, माउस होता है, उसका आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था, और यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो है एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर who along with Windsurf, है ना, तो जो Windsurf है, Windsurf के बारे में सभी ने सुना होगा। TCP और IP जो प्रोटोकॉल है हमारे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन्हें बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कौन है, Windsurf है। इनके साथ में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनने साथ में मिलकर काम करा था और इस चीज को डेवलप करा था। ये क्या है, ये है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो ये इनके साथ और कौन थे, तो इसे आप जब देखेंगे तो इनका नाम याद आएगा आपको कि रॉबर्ट ई काहन जो है ना, रॉबर्ट ई काहन, रॉबर्ट ई बॉब कान के नाम से भी जाना जाता है, रॉबर्ट एलियट बॉब कान, वही है कौन, विंडसर्फ के साथी, जिसने साथ में मिलकर टीसीपी और आईपी का आविष्कार किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसके बिना इंटरनेट जो चलाना है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था, ये बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूजेस 1-to-1 IP मैपिंग। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क ऐसे एड्रेस ट्रांसलेशन है जो क्या करता है, 1-to-1 IP मैपिंग वाली चीज को सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा जो NAT है वही ये काम करता है। इसे स्टैटिक NAT के नाम से जाना जाता है, और ये स्टैटिक NAT जो है वो क्या करता है, इस स्टैटिक का मतलब ही होता है यहाँ पर मैपिंग करना, और NAT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है। वहां पर हमसे यही पूछा गया था कि ट्रांसलेशन 1-to-1 जो होता है वो कौन करता है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है उसी का काम होता है, मतलब NAT हो जाएगा इसका आंसर।
आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, विच मोड लोड्स द बेयर मिनिमम ड्राइवर फॉर विंडोज एट स्टार्ट। अब देखिए जब हम हमारा सिस्टम ऑन करते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, ऐसा कौन सा मोड होता है जिसमें कम से कम फाइल्स और कम से कम जो ड्राइवर होते हैं उसे लोड किया जाता है। ये चीज शायद आपने कभी महसूस की होगी, जब आप किसी बड़े प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहां पर जो आपके कंप्यूटर का फैन होता है वो बहुत तेजी से चलने लगता है, कंप्यूटर हीट करने लगता है। तो उस प्रकार की जब चीजें होती है और उससे अपोजिट जो चीज होती है जिसे हम सेफ मोड कहते हैं, ठीक है, उसमें कम से कम क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम जो ड्राइवर होते हैं और साथ ही साथ में जो फाइल होती है वो क्या होती है, लोड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास सेफ मोड। और ये सेफ मोड स्टार्ट क्या करता है, विंडोज को इन अ बेसिक स्टेट यूजिंग अ लिमिटेड सेट ऑफ फाइल्स एंड ड्राइवर्स, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द टर्म फॉर द प्रोसेस दैट एग्जीक्यूट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये तो शायद बचपन से याद होगा, ALU है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ALU जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यही क्या करती है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं और जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसे सॉल्व करने का काम, उसे एग्जीक्यूट करने का काम यहीं पर किया जाता है, इसी यूनिट में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता होगा भाई, डायरेक्टरी होता क्या है। डायरेक्टरी की अगर हम बात करें, पहले फोन डायरेक्टरी आया करती थी जिसमें बहुत सारे नंबर्स गिवन होते थे, जिसके यहाँ पर लैंडलाइन कनेक्शन है उनके नाम और नंबर वहां पर डिटेल प्रोवाइड की जाती थी। उसी प्रकार से जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल्स स्टोर होती है उसे पता लगाने के लिए एक डायरेक्टरी का यूज किया जाता है। जो डायरेक्टरी होती है आपने देखा होगा मेरे ख्याल से कि आपका जो सिस्टम होगा उसमें यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ बहुत सारे आइकॉन्स और ऐसी चीजें बनी होगी, है ना, जो ये बताता है कि यहाँ पर ये वाली ड्राइव है, यहाँ ये ड्राइव है, आप उसे ओपन करेंगे उससे और भी चीजें खुलकर आएगी और आप उसमें से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार का कैटलॉग हो गया फॉर द फाइल्स स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उस पर जो जो चीजें स्टोर्ड होती है उसे बताने का काम कौन करता है, ये डायरेक्टरी उसे बताने का काम करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि CAD स्टैंड्स फॉर, है ना, इसे कैड कहते हैं, कैड जो ऑटो कैड शायद आपने सुना होगा, है ना। तो कैड का मतलब क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका सिंपल से काम यही होता है, ये 2D और 3D मॉडल बनाने का काम करता है। जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं और उसके मॉडल को बनाते हैं तो हम उसे फिजिकली बनाने से पहले इस जो सॉफ्ट कॉपी वाला फॉर्म होता है हम उसमें पहले तैयार करते हैं, 2D और 3D फॉर्म में तैयार करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसे फाइनलाइज करते हैं। तो अ वे टू डिजिटली क्रिएट 2D एंड 3D मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बिफोर दे आर इवन मैन्युफैक्चर। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम ये चीज करके उसकी स्टेबिलिटी का पता लगा लेते हैं कि वो कितने ज्यादा सक्सेस होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ MICR, MICR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होगा। और ये जो MICR कोड है ये आपने बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा होगा, कहां पर, जो हमारे बैंक चेक होते हैं उस पर जो इंक का यूज होता है वो होते हैं MICR वाली चीज, है ना, मतलब मैग्नेटिक इंक का यूज होता है और वो वैलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस कारण वहां पर रीडर लगे होते हैं, उससे क्या होते हैं, जो चेक होते हैं वो वैलिडेट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंक ईमेल इज अनदर नेम ऑफ, तो आपको पता होगा जो जंक ईमेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक प्रकार के हमारे लिए कचरा होता है ना, जो हमारे ट्रैश बिन में चले जाता है, जो ईमेल बॉक्स होता है हमारा उसके, इसे हम स्पैम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पैम के नाम से जानते हैं। ये अनसॉलिसिटेड क्या होते हैं, ईमेल्स होते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी में और बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ भेजे जाते हैं, यही होते हैं स्पैम। मेनली कमर्शियल यूज के लिए होते हैं और ये कमर्शियल होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, इंटरनेट पोस्टिंग हो सकती है, इसी के जरिए क्या किया जाता है, फिशिंग जो होती है, जो फिशिंग सुना होगा आपने, PHISING वाली चीज, है ना, वो जो होती है, जो इलिसिट एक्टिविटी होती है उसे भी यहाँ पर किया जा रहा है इसी स्पैम्स के द्वारा, ठीक है। सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ द रिसिपेंट और पोस्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर पोस्ट करने के लिए इस स्पैम का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू इंप्लीमेंट एनी डिजिटल सिस्टम यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गेट। इस चीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको क्या करना है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाएगा जिसमें डिजिटल सिस्टम जो होगा किसी भी स्पेसिफिक टाइप का उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल गेट प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट प्रॉपर्टी जो है वो इसे ही कहा जाता है। नैंड और नॉर का नाम आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये क्या है, व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ ऑडियो CD DVD इन सेकेंडरी क्लासेस। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है जब हम डिजिटल एजुकेशन की ओर बढ़े थे उस समय की अगर हम बात करें तो ये जो सेकेंडरी क्लासेस होती है उसमें ये DVD और CD का यूज किया जाता था। किस लिए यूज किया जाता होगा, तो बहुत ही सिंपल से ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पर बताया गया था कि टीचिंग थ्रू स्टोरीज, पोयम एंड सॉन्ग्स, है ना, बच्चों की क्लासेस को डिजिटल क्लासरूम को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज किया जा रहा था, जिससे क्या हो, बच्चों का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़े, उनकी अटेंडेंस बढ़े और साथ ही साथ में वो चीजों को आसानी से ग्रास्प कर पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि
व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉडकास्ट एज कंपेयर टू रेडियो ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो यहां पर बोले जा रहा है कि भाई जो पॉडकास्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट से किस तरीके से अलग है। तो ध्यान रखिएगा, जो पॉडकास्ट है वो क्या हो जाता है, वो पर्सनलाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज हो जाती है, इस कारण ये दोनों अलग अलग है। यहां पर जो पर्सनलाइज चीजें होती है, जो आपका खुद का पर्सनल चीजें होती है, वो आप यहां पर शेयर करते हैं और उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने खुद के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट चीज, What do the term pod and cast represent in the word podcast। ठीक है, तो जो पॉडकास्ट की अगर मैं बात करता हूं उसमें दोनों का मतलब क्या क्या है ये समझिएगा। अगर मैं पॉड की बात करता हूं तो आपने शायद बचपन में देखे होंगे, आपने आईपॉड देखे होंगे, है ना। ये आईपॉड आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से ऐसे डिवाइस हुआ करते थे जो एप्पल जो कंपनी है उसने निकाला था, और उसे हम क्या करते थे, उसमें ईयरफोन प्लग करके अपने मनपसंद गाने सुन पाते थे। उसमें पहले गाने डालने होते थे, मतलब सॉन्ग्स अपलोड करने होते थे, देन हम उसे यूज कर पाते थे। ये हमारे सबसे छोटे म्यूजिक प्लेयर की तरह काम किया करते थे। और ये जो है ये क्या होते थे, पर्सनलाइज्ड होते थे, इसलिए इसे आईपॉड नाम दिया गया था। वहीं से हमने निकाला क्या, पॉड, और दूसरी चीज जो ब्रॉडकास्टिंग वाली होती है वहीं से हमने निकाला क्या, कास्ट, और ये हो गया क्या, पॉडकास्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉडकास्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट द पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट को यूज करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्या आप VHS टेप का यूज करोगे। ये होता है वीडियो होम सिस्टम टेप, है ना, जो एक बड़ा सा सिस्टम होता है जिस पर पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती थी। तो क्या आप इसे यूज करोगे, इसे बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है ना। विनाइल रिकॉर्ड्स को भी यूज नहीं किया जाता है, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हुआ करते थे विनाइल रिकॉर्ड, उसे भी यूज नहीं किया जाता है। पर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उसे बिल्कुल यूज किया जाता है, क्योंकि आज हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, अभी भी अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो किस बेसिस पर ले सकता हूं, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ले पा रहा हूं। ठीक है, तो यही जो चीज होती है वो क्या यूज की जा रही है, पॉडकास्ट में यूज की जाती है। अब हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है। यहां पर हमसे सबसे पहले पूछा गया कि IPv4 जो होता है डिफाइंस एन IP एड्रेस एज अ 32 बिट नंबर, बिल्कुल, है ना। तो ये जो 32 बिट का होता है वो क्या होता है, IPv4 होता है, वो क्या हो जाता है, 32 बिट का हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं IPv6 की तो वो 128 बिट का हो जाता है। ये प्रश्न पहले भी आपके एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ में इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है कि IP एड्रेस आर रिटन एंड डिस्प्लेड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो बिल्कुल ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, और ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डी वाला, मतलब 1 2 3 इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि एडलहोम लॉ इज कंसर्न विद। यहां पर हमें बताना है कि जो एडलहोम ने लॉ दिया था वो किस चीज से कंसर्न करता है ना। वॉल्टर एडलहोम इनका नाम था, जिन्होंने क्या किया था, एक लॉ प्रोवाइड करा जिस लॉ में ये बोला जाता है कि जो बैंडविड्थ होती है ना, ये उससे रिलेट करता है। जो बैंडविड्थ होती है किसकी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की, ये उससे रिलेट करता है। और इनने कुछ बताया था कि हर 18 महीने में जो है ना, जो रेट होते हैं हमारे किसके, डेटा के, वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। उस प्रकार से इनने अपने लॉ में प्रेडिक्ट करा था कि एडलहोम लॉ प्रेडिक्टेड द बैंडविड्थ एंड द डेटा रेट, है ना, जो बैंडविड्थ और डेटा का रेट होगा क्या हो जाएगा, और डबल हो जाएगा इन एवरी 18 मंथ, विच हैज प्रूवन टू बी ट्रू सिंस 1970। और ये 1970 से सही साबित होती आ रही है इनकी ये थ्योरी। चलिए ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम क्या है, एडलहोम लॉ, है ना। एडलहोम ने लॉ दिया था अपना, उसके अनुसार है ये चीज। आगे आते हैं इंटरनेट फ्रीडम की। अगर हम बात करें, इंटरनेट फ्रीडम जो है, जो यूएन है ना, ह्यूमन राइट्स वाली जो चीज है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है यूएन की, उसने क्या करा है, इंटरनेट फ्रीडम को यहां पर अपना ह्यूमन राइट बना दिया है। मतलब हमारा जो ह्यूमन राइट है वो इंटरनेट को यूज करना हमारा ह्यूमन राइट है अब। तो उसे कब बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 2012 में ये चीज की गई थी, और 2012 में इंटरनेट यूज करने को क्या कर दिया गया था, इंटरनेट फ्रीडम को हमारा ह्यूमन राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो इंटरनेट यूज करने की हमारे पास आजादी है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिफाइन असिंक्रोनस कम्युनिकेशन इन ई लर्निंग। ठीक है, तो यहां पर बात क्या की जा रही है, असिंक्रोनस की। सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि अभी आप मुझसे लाइव क्लास में कनेक्ट है तो हम क्या कर पा रहे हैं, सिंक कर पा रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। आप यहां पर मुझसे किसी प्रकार के कोई भी सवाल, डाउट पूछ सकते हैं लाइव, और मैं इसका आंसर भी दे सकता हूं। पर अगर हम असिंक्रोनस की बात करते हैं, अगर मैं ऐसा करूं, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूं या फिर अपने ऐप पर अपलोड कर दूं, तो क्या होगा, आप उसे बाद में देख पाएंगे, पर अपने डाउट मुझसे तुरंत लाइव क्लास में तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। उस चीज को असिंक्रोनस कहा जाता है, और वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि पार्टिसिपेंट मूव एट देयर ओन पेस, नॉट इन सिंक्रोनस टाइम। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप 2x पे भी देख सकते हो, अगर आप चाहो, मैं तेज पढ़ाता हूं तो उसे और स्लो करके देख सकते हो, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। इस टाइप की अगर आप चीजें करते हैं तो क्या हो जाता है, वो असिंक्रोनस हो जाता है, मतलब आपका और मेरा जो पेस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यही चीज यहां पर बताई गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द असिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
अब यहाँ पर कौन सी चीज है जो असिंक्रोनस हो सकती है, तो देखिएगा फेस टू फेस टॉक की अगर मैं बात करूं, मतलब आप लाइव वीडियो चैट कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सिंक्रोनस हो जाएगा। वीडियो चैट की बात करें वो भी सिंक्रोनस हो जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम जो अभी हमारा चल रहा है वर्चुअल क्लासरूम, वो भी क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल की, क्योंकि अगर मैं आपको किसी प्रकार का कोई भी ईमेल सेंड करता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि आप उसका आंसर तुरंत ही दें, और अगर आप तुरंत आंसर नहीं देंगे तो वो डिलीट हो जाए, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप उसका आंसर बाद में भी दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असिंक्रोनस, क्योंकि हमारे पेज जो है वो क्या हो जाएंगे, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, 2011 दिया गया आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे अपन, है ना सौरभ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे देख लेंगे, फिर से एक बार चेक कर लेंगे 2011 या 12 जो भी है, ठीक है। चलिए वैसे मैंने जो भी चेक करा उसके अकॉर्डिंग वो 2012 ही है, बाकी फिर से एक बार आप उसे रिपोर्ट कर दीजिएगा, अपन चेक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the primary advantage of synchronous communication in the teaching learning process? ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई जो ये सिंक्रोनस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, मतलब जिसे हम अभी यूज कर रहे हैं, उसका मेन एडवांटेज क्या है ना, प्राइमरी एडवांटेज क्या है, ये यहाँ पर बताना है। तो इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या हो जाएगा कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेम पीरियड ऑफ टाइम पर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यही होता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। जैसे कि आप अभी पूछ पा रहे हैं, जैसे कि अभी सौरभ ने बताया कि उसका आंसर 2011 दिया गया था पहले, तो हम उस चीज को अब क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे आसानी से, है ना, कि उसका आंसर 2011 होगा या 12 होगा, तो यही हो जाता है हमारा क्या, प्राइमरी एडवांटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी टूल यूज्ड इन द ऑनलाइन लर्निंग? तो सबसे पहला जो प्राइमरी टूल होगा, जो सबसे बेसिक होगा, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, उसके बिना चीजें हो ही नहीं सकती ऑनलाइन, तो वो क्या होगा, हमारा इंटरनेट होगा। और वही चीज की बात की जा रही है यहाँ पर कि जो हमारा इंटरनेट होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी टूल हो जाएगा, किसके लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेबकास्टिंग इन ई लर्निंग? तो वेबकास्टिंग जो है उसका क्या यूज है, किसमें, ई लर्निंग में, यहां पर हमें ये बताना है उसका पर्पस क्या है। तो उसका पर्पस क्या हो जाता है, डिसेमिनेशन ऑफ द रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट ओवर द इंटरनेट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि या तो लाइव कंटेंट या फिर जो भी हमारे पास रिकॉर्डेड कंटेंट है, अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर ऑनलाइन लेवल पर क्या कर दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, मतलब डिसेमिनेट कर दे रहे हैं यहाँ पर जो भी रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट है ओवर द इंटरनेट, तो वो क्या हो जाएगा, वेबकास्टिंग। ई लर्निंग जो है, वेबकास्टिंग जो है ई लर्निंग में यही रोल प्ले करता है, उसका मेन पर्पस यही है कि उस डेटा को क्या किया जाए, वहां पर अपलोड कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कैरेक्टराइज विकीज इन ई लर्निंग, है ना, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, विकीज से इनका मतलब है क्या, विकीपीडिया वाली चीज एक तरीके से। तो जो विकीज है वो विकीपीडिया होता है, उन सबका मेन पर्पस क्या है यहाँ पर ई लर्निंग में, वो किस तरीके से कैरेक्टराइज करता है उस चीज को, उसकी विशेषता क्या है, ये हमें बताना है। ये क्या है, क्लोज और स्टैटिक वेबसाइट है क्या, बिल्कुल नहीं है, ओपन है ना, डायनेमिक वेबसाइट विद कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, बिल्कुल। ये क्या है, एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम भी अपनी चीजों को अपलोड कर सकते हैं, हम भी अगर हमारे पास कोई डेटा है, कोई ऑथेंटिक डेटा है, तो हम वहां पर डाल सकते हैं। इसलिए इसे इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स वेबसाइट होती है, इसलिए विकिपीडिया की चीज को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है जब हम अगर किसी लीगल चीजों में इसको एज अ प्रूफ प्रोड्यूस करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर वही चीज हो जाएगी कि ये क्या होता है, ये डायनेमिक वेबसाइट है विद कोलैबोरेटिवली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, मतलब हमने क्या करा, कोलैबोरेशन से एक साथ मिलकर